हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी जो अदर न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट रहता है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर यानी कि बात करें हम तो KAPP थर्ड की शुरुआत हाल ही में हुई है। इस बिजली संयंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि इस रिएक्टर की क्षमता 700 मेगावाट है। देन दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस तमिलनाडु मतलब कि यह तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा है। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL ने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम बात करें यदि, तो इसमें ऑप्शन की यदि बात करते हैं पहले, तो इसमें है केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3। उसके बाद इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन यानी कि KAPS गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस प्लांट में तीसरे रिएक्टर KAPP थर्ड की शुरुआत 22 जुलाई को की गई। पूर्णतः भारत में निर्मित 700 मेगावाट वाले इस प्लांट का विकास और ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL ने किया। ठीक है, तो हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही राइट क्यों है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, तो यहाँ पे सूरत होगा, गुजरात नहीं, सॉरी तमिलनाडु नहीं होगा, गुजरात होगा, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाता है और पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पे हमारा होता क्या होता, गुजरात होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे हमारा तमिलनाडु दिया हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ पे पहला है अमला शंकर, दूसरा है मृणालिनी साराभाई और तीसरा है सितारा देवी, चौथा है हमारा शोभना नारायण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमला शंकर। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो मशहूर नृत्यांगना अमला शंकर का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया है। वे 101 वर्ष की थी। अमला पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र की बीमारियों से जूझ रही थी। 1919 में अमला का जन्म जसोर, जो अब बांग्लादेश में स्थित है, में हुआ था। अमला ने अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला होगा हमारा 25 मई, दूसरा होगा 10 जून, तीसरा है 26 जुलाई और चौथा है हमारा 15 मार्च। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। उसके बाद इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और भारत इसमें विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था, यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कितने दिन तक ये युद्ध चला था, तो लगभग बात करें यदि हम तो 60 दिनों तक। ठीक है, यानी 2 महीने तक लगातार ये युद्ध चला था और फाइनली क्या हुआ था, भारत इसमें विजय हुआ था और पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी थी और वो उसको वापस वहाँ से लौटना पड़ा था। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो कि आपको इसमें याद रखनी है।
उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो पहला हमारा 55 करोड़ रुपए, दूसरे में है 25 करोड़ रुपए, तीसरे में है 35 करोड़ रुपए, चौथा है हमारा 15 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 करोड़ रुपए। उसके बाद इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले अयोध्या को संवारने के लिए यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार NHAI मुख्यालय ने सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण के कार्यों के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। इसमें यहाँ पे क्या होगा कि इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 40 करोड़ और 15 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो पहला हमारा नेपाल या चीन, रूस या कि जापान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीनी कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। यही नहीं, इन वेई भी भारत में रुककर प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजी हो गए हैं। इन वेई कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस अकादमी में हैं। उन्हें करीब 2.62 लाख रुपए 3500 अमेरिकी डॉलर यानी कि बात करें तो US डॉलर प्रति माह के वेतन पर बरकरार रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में खेल मंत्रालय के मंत्री अभी कौन है, यानी खेल मंत्री की बात करें तो वो अभी कौन है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा बताने की। उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो हमारा पहला है पंजाब, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है हरियाणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो हरियाणा के इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेज़बानी हरियाणा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खेल मंत्री का नाम भी पता चल चुका है, कौन है वो? किरण रिजिजू हैं। फिर भी आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं और हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की बात करें तो इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था और गुवाहाटी में आयोजित पिछले आयोजन में भी राज्य ने 200 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा जा रहा है भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार यानी कि FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो हमारा पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है हमारा ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करार यानी कि FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति यानी कि JETCO की बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार यानी कि 15.5 अरब डॉलर रहा है। 2018-19 में यह 16.87 अरब डॉलर रहा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है
भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला है हमारा 40 करोड़ डॉलर, दूसरा है 20 करोड़ डॉलर, तीसरा है 30 करोड़ डॉलर और चौथा है हमारा 10 करोड़ डॉलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 40 करोड़ डॉलर। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से श्रीलंका के विदेशी भंडार को मजबूत किया जा सकेगा। भारतीय उच्च आयोग ने बयान में कहा कि मुद्रा अदला बदली व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। श्रीलंका ने अप्रैल में कहा था कि उसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि डचेस, ठीक है, जिसको सार्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है कि सार्स में प्रेजेंट टाइम में कितने देश सम्मिलित हैं। प्लीज़ उनका नाम बताने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। जितने भी देश हैं 6-7 हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितने ऐसे देश हैं जो डचेस या सार्स की बात करें तो इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग इसको बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, पूछा ही जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको गूगल से सर्च कर लीजिएगा यदि नहीं पता होगा, लेकिन बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि सार्स में प्रेजेंट टाइम में कितने कंट्री ऐसी हैं जो कि सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं इसके आगे की, तो क्या बात की गई कि इस ढांचे के तहत रिजर्व बैंक ने 40 करोड़ डॉलर का मुद्रा अदला बदली करार किया है। इससे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सकेगा और कोविड-19 महामारी से प्रभावित देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो इस मिशन को दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत के विंचांग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया है। यह यान करीब 50 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा 7 माह में पूरी करने के बाद लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, यहाँ पे लाल ग्रह आया है तो आप कंफ्यूज मत होना, मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, जिसको भी ना पता हो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। जैसे हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, एक नीला ग्रह, या कहते हैं कि ये पृथ्वी हमारा जो है नीला ग्रह है, या जो शुक्र है उसको कहते हैं पृथ्वी की बहन है, भोर का तारा, शाम का तारा। तो वैसे ही मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मंगल ग्रह नहीं दिया, लाल ग्रह है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। हालांकि चीन ने वर्ष 2011 में भी प्रयास किया था, लेकिन तब उसका मिशन विफल हो गया था। चीन का दावा है कि इस यान से अनंत अंतरिक्ष में खोज के लिए नए युग की शुरुआत होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यदि इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है और तनाव बढ़ने के साथ खुद को अमेरिका के साथ और अधिक निकटता से जोड़ लिया है मीन्स। और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के लिए उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस बयान को लेकर अभी तक चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। भारत ने हाल ही में
स्वदेश विकसित ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ध्रुवस्त्र के परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल जस्ट अभी कल ही सॉल्व किया है। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है ध्रुवस्त्र एक प्रकार की आधुनिक पनडुब्बी है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसे रक्षा DRDO ने विकसित किया है, यानी कि जो हमारा रक्षा अनुसंधान मंत्रालय है क्या है, DRDO ने विकसित किया है। यह रूस के लिए मतलब रूस से लिए गए पनडुब्बी का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट को आपको 2 से 3 बार बोल समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें पूछा क्या जा रहा है हमसे कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो यहाँ पे पहला हमारा केवल 2, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है और सभी लोग आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये कल का ही क्वेश्चन है। तो इतनी आशा तो हम रख सकते हैं कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे और मैं अच्छे तरीके से समझाती भी हूँ और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आता होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।